हेलो बच्चों। चलिए आज हम कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसका पहला चैप्टर जो है आपका है रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। नहीं, इसको हम लोग देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो ये क्लास 10 का हिंदी माध्यम का है ये। ठीक है, और इस तरह से तो हम इंग्लिश माध्यम का पूरा सीरीज बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर, 9th का 10th का आप हिंदी सीरीज बनाइए, और उसी लिए हम ये हिंदी सीरीज भी लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। पूरे चैप्टर को हम सब कुछ लेके चले हैं इसमें, और एक ही क्लास में इसको हम समाप्त कर देंगे और कुछ भी नहीं छूटने वाला। हाँ, ध्यान से पढ़िए, एग्जाम भी नजदीक है आपका, इजी वे में इसको हम आपको बतलाएंगे। बस वीडियो देखिए, समझिए, लेसन क्लियर है, फिर क्वेश्चन आंसर देंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे चारों तरफ बहुत से परिवर्तन होते हैं। जैसे बर्फ के पिघलने से क्या होता है, जल बनता है, और जल से भाप बनता है, बल्ब एवं मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना। तो इन सभी परिवर्तनों में कभी कभी कुछ रोचक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। नहीं, जैसे खाना खाते समय यदि कपड़े पर आपका सब्जी गिर गया, नहीं, तो देखते हैं कि वो हल्दी का पीलापन ले लेता है, लेकिन तुरंत अगर उस पर आप साबुन लगा दीजिए, उसका रंग लाल हो जाए। इसी प्रकार आप खाने के समय जब सेब काटते हैं, तब तो सेब का कलर जो है वो रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, फिर लाल हो जाता है। लोहे की कील पर जंग लग जाती है, तांबे के पात्र पर बारिश में भी क्या होता है, हरी परत जम जाती है। और हम लोग देखते हैं कि हरी मेहंदी को जो हम लोग हाथ में लगाते हैं, तो हाथ का रंग कैसा हो जाता है, लाल। ये सब रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं। नहीं, फिर हम लोग देखते हैं कि शहर हो या गांव देहात जहां भी हो, हम लोग जादूगर को देखते हैं ना, तो कैसे वो पानी से भरी हुई तस्तरी में तुरंत आग लगा देता है। क्या ऐसे ही हो जाता है क्या? ये भी केमिकल रिएक्शन है, और वह देखने में आपको बहुत मजा आता है और आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे इसने तो पानी में आग लगा दिया। और जब वह एक गिलास का पानी लेता है और उसी दूसरी गिलास में ढालते ही उससे धुआं निकलने लगता है, तो कहते हैं बड़ा आश्चर्य का बात है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें से कुछ परिवर्तन तो अस्थायी होते हैं, और कुछ परिवर्तन के बाद पदार्थ पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है। अर्थात किसी परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो है वो होता है, और किसी किसी में क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन होता है जो कि फिर अलग ही चीज बना देता है, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस आधार पर परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक हुआ भौतिक परिवर्तन और दूसरा हुआ रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ उसमें नहीं बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहते हैं। और ये परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी होता है, और ये उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब ऐसा प्रतिक्रिया जो दोनों दिशाओं से हो, मतलब बर्फ से पानी बन गया और फिर पानी से बर्फ बन गया। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। और जो प्रतिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि दूध से दही बन गया, एक ही दिशा में हुआ, फिर दही से दूध नहीं बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। ठीक है, तो बर्फ का पिघलना, पानी से भाप का बनना, बल्ब का प्रकाशित होना, और पदार्थ का चूर्ण में बदलना, या जल में चीनी या नमक का घुलना, तो ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इससे हम फिर उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर दूसरा देखिए, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन वो कहलाता है। और ये परिवर्तन अस्थायी व अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात परिवर्तन के पश्चात पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं जा सकता।
मान लीजिए कि घर में आप देखते हैं दूध बॉयल किए, दही जमा लिए, क्या दही से फिर दूध बना सकिएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम पानी में चीनी डाल दिए तो फिर हम चीनी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दही से फिर दूध हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि भोजन का पचना हुआ, या फिर भोजन का पचना, या फिर लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। समझे कि नहीं? और ऐसी प्रक्रम को जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अपने में क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है, जिसके गुण क्रिया करने वाले पदार्थ के गुण से क्या होता है? भिन्न होता है, वो क्या हुआ? आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उससे हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक, कारण अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें इन सबों का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग पहले समझा रहे हैं आपको कि रासायनिक अभिक्रिया किया हुआ या फिर अभिकारक किया हुआ। क्या हुआ? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ध्यान दीजिएगा, जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहे। जबकि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होता है ना, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। जो बना वो उत्पाद कहलाया, और जो काम शुरू किया उसको हम लोग क्या कहे? अभिकारक कहे। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग इसके लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कुछ होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अभी जो हम लोग जितने बारे में बात की नहीं, तो इसमें कुछ भौतिक प्रक्रिया हुआ, या भौतिक रिएक्शन हुआ, या फिर हम लोग देखते हैं क्या इसमें हुआ? फिर रासायनिक परिवर्तन हुआ ना। तो इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं और होती हैं जिसको हम लोग और डिटेल से देख लेते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट की कहानी और है। तो कहता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भौतिक प्रक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम लोग ऊष्मा क्षेपी, कभी घर में पचड़ा कराते हैं ना, और जैसे ही हम चूना में पानी डालते हैं तो क्या होता है? बॉयल होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? उससे गर्मी निकलना शुरू हो गया। और कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि हम एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम लोग ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, या फिर अगर इंग्लिश में कहिएगा तो क्या कहेंगे हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी कहेंगे। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब जिसमें ऊष्मा लगता है, उसको हम लोग ऊष्मा शोषी कहते हैं या फिर इंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए आपका कि इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो यही सब बिंदुओं पर ये पूरा लेसन आपका है। ठीक है, तो अब हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नोट्स आप लोग को हम देते जाएंगे, उसको समझाते जाएंगे, उसकी तैयारी आप लोग करिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपके पास रहेगा। एकदम सिंपल तरीका में पढ़िए और याद हो जाए इस तरह क्वेश्चन। कोई भी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग तो हम करते ही नहीं है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। हम वैसा लैंग्वेज का प्रयोग ही नहीं करते हैं जिसमें बच्चों को समझने में परेशानी हो। अगर कोई क्लिष्ट लैंग्वेज आ जाएगा उसी में तो आप रह जाइएगा कि ये क्या चीज है, रटते रहिएगा उसको, तुरंत तो याद हो गया, ठीक है किस तरह याद कर लिए, लेकिन फिर 2 दिन के बाद अरे वो क्या था, नहीं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं अब आगे। ठीक है, देखिए पूरा यहां पे आप लोग का दिए हैं, चार्ट वाइज बना हुआ है ये, और देखिए क्या क्या मेन पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी बुक में है उसके बारे में नहीं है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नई गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जो अभी आप लोगों को हम बताए, वो हुआ रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं। ठीक है, फिर ये भी पता है आपको, देखिए सेकेंड पॉइंट में है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। जो सबसे पहले हिस्सा लिया उसको हम लोग क्या कहे? अभिकारक कहे। अभी इसको भी समझाए हम लोग। तीसरा पॉइंट है ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण होता है उसको हम लोग उत्पाद कहे। नहीं, मान लिया जाए कोई भी चीज, मान लिया जाए आप लकड़ी लाए, प्लाईवुड खरीद के लाए, फेविकॉल लाए, कांटे लाए, सब कुछ मिला के लाए, और तो ये सब क्या हो गया? आपका अभिकारक हो गया। लेकिन जब ये पलंग बन के तैयार हो गया वो उत्पाद हो गया। तो उत्पाद क्या हो गया? पलंग। और अभिकारक कौन हो गया? वो जो हम लोग कच्चा सामान सब लाके पहले लगाए वो हो गया अभिकारक। ठीक, अब देखिए रासायनिक
परिवर्तन क्या किया है? भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, या फिर दही का बनना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रेक्षण हैं। जैसे पहला हुआ आपका अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हुआ रंग में परिवर्तन, तीसरा हुआ तापमान में परिवर्तन, और चौथा हुआ गैस का उत्सर्जन। ठीक है, इतना आप लोग देख लिए। अब देखिए आगे, रासायनिक परिवर्तन को यहां पर दर्शा के दिखलाए हैं आप लोगों को। थोड़ा सा मैथ में पढ़ते हैं ना, LHS RHS, उसी व्यू पर हम इसको बनाए हुए हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर ये जिंक है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हुआ अभिकारक। ठीक है, और उत्पाद क्या बनता है? तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल LHS हो गया अभिकारक, और बना क्या? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन RHS। ये तो हम लोग दे दिए। अब हम लोग इसका दे देते हैं आपका फॉर्मूला के साथ। यहां देखिए जिंक, तो जिंक क्या हुआ? ये आपका देखिए यहां पर दिया हुआ है Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पूरा नाम है इसका। ठीक है, H2SO4 हो गया। तो जब हम लोग जिंक और H2SO4 प्रतिक्रिया करता है, तो हम लोग जानते हैं कि जिंक जो है वो क्या है? अधिक क्रियाशील है। इसीलिए जिंक क्या किया? हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पर जाके बैठ गया Zn, और ये SO4 जो है वो SO4 रह गया। तो Zn ने H2 को क्यों हटाया? क्योंकि Zn जो है वो अधिक क्रियाशील है, अधिक शक्तिशाली है, इसीलिए उसने क्या किया? H2 को हटा दिया और उसके स्थान पर अपना बैठ गया। उसने क्या बना दिया? तब जिंक सल्फाइड बना दिया। ठीक है, ZnSO4 बना दिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे कि यह प्रतिक्रिया आपका हो गया। अब आपका है रासायनिक समीकरण। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े उसको। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। अब देखिए पूरा नोट्स आपका 1 by 1 पूरा दिया हुआ है, और फिर सिर्फ सटीक दिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को हम लोग क्या करते हैं? तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। ये जो तीर निशान दिए हैं ना, जो भी चीज लगेगा इसमें, इसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं। समझे कि नहीं? अब आगे देखते हैं इसका। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करते हैं। ये एग्जाम में भी आता है कि ये इक्वेशन दे दिया और संतुलित करें, तो वो संतुलित करना होगा आपको, उसको सीखना होगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो कहता है क्या कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। जितना द्रव्यमान रहेगा वो तो दोनों तरफ रहेगा, चाहे वो जो भी प्रक्रिया हो, जो भी समीकरण हो, जो भी अभिक्रिया हो, जो भी उसमें द्रव्यमान है वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ना ही वो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। मतलब ना ही उसमें निर्माण होगा उसका और ना ही उसका विनाश होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले हम लोग क्या देखें? अभिकारक, ये देख रहे हैं ना, एवं उसके बाद उत्पाद दो बनते हैं। जैसे यहां देखिए ये क्या हुआ आपका? Fe और H2O। Fe फेरस, लोहा, आयरन। ठीक है, H2O जल, ये दोनों मिल गया आपस में। ठीक है, तो इसको हम लोग अभिकारक कहे। और ये दोनों जब आपस में मिल गया तो क्या बना? Fe2O3। Fe2O3 क्या हुआ? आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, दोनों बोल सकते हैं इसको। साथ में क्या हुआ? H2O जल को वो बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या हुआ? फेरस प्लस H2O क्या बनाया? फेरस ऑक्साइड बनाया और H2O को बाहर कर दिया। ठीक है, अब आगे फिर देखिए इसका क्या कहानी होता है आपका। अब यहां देखिए समीकरण में जो हम लोग पढ़े अभी, तो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखिए पहले। उसमें Fe कितना था? उसमें 1, H कितना था? 2, और ऑक्सीजन कितना था? 1। तो ये तो अभिकारक में था, लेकिन उत्पाद जब बना तो क्या हुआ?
Fe में 3 Fe, 2 हो गया क्या आपका H, और O कितना हो गया 4 हो गया। नहीं तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उसकी संख्या, तो ये संख्या जो है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, यहां ध्यान दीजिए कैसे हम बराबर किए। Fe हो गया ये और H2O था, तो क्या बनाया था Fe3O4 और H2 बनाया था। अब हम इसको बराबर कर रहे हैं, यहां अभी एरो का चिन्ह है, देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये बराबर अभी नहीं है। तो जब दोनों तरफ बराबर हो जाए तो वहां पर आप एरो चिन्ह भी दे सकते हैं या फिर बराबर का भी चिन्ह दे सकते हैं, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर दोनों तरफ संतुलित नहीं है तो बीच में बराबर का चिन्ह दीजिएगा, इक्वेशन काट के 0 नंबर मिल जाएगा आपको। संतुलन होने के बाद जब आप समीकरण को संतुलित कर दीजिए, उसके बाद बीच में अगर बराबर लिखते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन आपको परेशानी हो रही है, हम समीकरण को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, तो बस Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 लिख दीजिए ना, एरो मार दीजिए, कोई नहीं काट सकता है। लेकिन बराबर कर दीजिएगा तो फिर काट देगा। अब हम बराबर करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या था Fe, यहां हम Fe3 लिखे हैं ना, तो Fe का 3 मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक है कि यहां पर 3 बढ़ा देंगे, यहां देखिए 3 लिख दिए हम। अब बात आती है O4 लिखे हैं हम, तो O4 लिखे हैं तो यहां O तो एक ही है, इसलिए यहां पर हम क्या कर दिए 4O, तो O4 हो गया। तो साथ साथ में H2 भी तो बढ़ गया, H2 यहां पर 2 है तो 4 2 जा 8 हो गया, इसलिए यहां पर क्या कर दिया हम लोग 4H2 कर दिए। तो ये क्या हो गया, आपका सभी जो तत्व हैं और परमाणु की जो संख्याएं हैं दोनों में क्या हो गया, समान हो गया। मतलब अभिकारकों एवं उत्पादकों की भौतिक अवस्था को हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अब वो देखिए। अगर ठोस है तो S मतलब सॉलिड, द्रव है L लिक्विड, गैसीय अवस्था है G गैस, और जलीय विलयन है तो AQ एक्वस। ठीक है, अब देखिए Fe, तो Fe क्या हुआ आपका लोहा हुआ, तो ये जो लोहा हुआ क्या हुआ सॉलिड, ठोस है, सॉलिड S लिख दिए। H2O क्या हो गया, अब H2O यहां पर क्या दिया है देखिए G फॉर्म में दिया है, इसका मतलब गैसीय अवस्था में है नहीं, और अगर लिक्विड होता तो क्या आता है L लिखा हुआ रहता। अब देखिए यहां पर Fe2O3, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड सॉलिड, और फिर H2O, H2 जो है वो गैस, तो इसको आप यहां पर सॉलिड भी लिख सकते हैं, ये क्या करते हैं L भी कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला स्टेप। तो कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप हुआ, दाब हुआ या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब है समीकरण की जो अभिक्रियाएं हैं उसके प्रकार कौन कौन है, जो करते हैं इसको। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। क्या है पहला संयोजन अभिक्रिया, क्या हुआ इस पे ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है, दिमाग में बैठाना है, वो काम हम करेंगे आपके लिए, आपके दिमाग में हम इसको बैठाएंगे। संयोजन अभिक्रिया मतलब इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद H2 प्लस O H2O, H2 अलग हो गया, O अलग हो गया, दोनों मिलकर क्या बना दिया H2O बना दिया, अलग उत्पाद सिंगल। यहां पर हम लोग बताए हैं आपको A प्लस B दोनों मिलकर क्या बना दिया C। तो जब क्या हो दो चीज मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करे उसे हम लोग क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं अभिकारक, लेकिन एकल पद का वो निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब नीचे उदाहरण देखिए आपका दिया हुआ है, यहां पर देखिए ये कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, 2 है 1 बनाया। यहां देखिए क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O वाटर है, जल है, पानी है, क्या बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, एक्वस बना दिया, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगला देखिए आप H2 है O2 है, H2O बना दिया। तो जो भी है 2 अभिकारक है लेकिन उत्पाद क्या बन रहा है एक बन रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर आपके पास दिया हुआ है,
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर क्वेश्चन दे दिया आपका कि किसी एक संयोजन अभिक्रिया का को दर्शाएं, कुछ नहीं, एक लीजिए, सीधा सीधी इसको ले लीजिए, C+O2 CO2, आंसर एकदम 100% नंबर मिलेगा आपको, कोई सोचने की बात ही नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ समझिए। आगे देखिए, अभी आपको हम बतलाए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। यहां देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन में निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। CH4 और O2 क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया, इसमें क्या निकला? ऊष्मा निकला। श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहां एक क्वेश्चन बन गया आपका कि श्वसन, क्या श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हाँ या ना? ठीक है, क्या हो गया इसमें? देखिए, C6H12O6, ये क्या हुआ? क्या कहते हैं इसको हम लोग? C6H12O6, ये ग्लूकोज हुआ, ठीक है, ग्लूकोज हुआ। तो ये ग्लूकोज और O2 ऑक्सीजन, जो हमारा श्वास जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो यही ऑक्सीजन लेते हैं, और अंदर में मेरा क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज हमारे शरीर में है। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊष्मा। तो ये हमारे शरीर की कहानी नहीं है, ये कहानी किसकी हो रही है? हमारे शरीर में जो भोजन बन गया उसका कहानी है। नहीं, हमारे शरीर में देखते हैं ना, भोजन करते हैं तो उसमें क्या निर्माण होता बनता है? वो ग्लूकोज बनता है, और वही जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन उससे क्या करता है? जाके प्रतिक्रिया करता है और उसको तोड़ता है। साथ में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड श्वास में निकाल दिए, H2O पानी हमारे शरीर को चाहिए ही, साथ में क्या होता है? ऊष्मा निकलता है। वही ऊष्मा से हम क्या करते हैं? शरीर का काम करते हैं ना। जितना काम कीजिएगा उतना ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, उतना अधिक आपको श्वास लेना पड़ेगा। दूसरा आपका हम लोग देखते हैं उसमें किसमें है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अभी देखिए, आपको हम बता रहे हैं, ये देखिए, पहला में हम लोग पढ़े ना संयोजन अभिक्रिया, मतलब A, B और C, मतलब दो अभिकारक और एक उत्पाद। अब देखिए, ठीक इसका उल्टा आ रहा है इसमें वियोजन अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटता है और दो उत्पाद बनाता है, मतलब ठीक उसका विपरीत क्या हो गया? वियोजन प्रतिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हुआ। मतलब कोई भी अभिकारक A लिए, A टूटा, B और C में बदल गया। जैसे H2O लिए, बदल गया किसमें? H2 में और O2 में बदल गया, ठीक है। तो वो हो गया वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और उसमें क्या कहता है कि वियोजन अभिक्रिया में पहला क्या हुआ? ऊष्मीय वियोजन, मतलब कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। जबकि वियोजन ऊष्मा के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां ध्यान दीजिए, ऊष्मीय वियोजन दिखाया गया है। FeSO4, FeSO4 क्या हुआ? फेरस सल्फेट। इसमें हम लोग गर्म किए, ऊष्मा दिए इसको, तो क्या बन गया? ये फेरस ऑक्साइड में बदल गया। साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड दिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया, जिसका रंग क्या? फेरस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, लेकिन फेरिक ऑक्साइड का रंग भूरा होता है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, CaCO3, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म किए तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बिना बुझा हुआ चूना बनता है, ठीक है। अब है विद्युत वियोजन, मतलब विद्युत धारा प्रवाह करके होने वाला वियोजन। देखिए, इस फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं इसको। इस फिगर को देखिए आप लोग, यहां H2 है ना, H2O दिया हुआ है, यहां H2O, ये पानी है जो है इसके अंदर, वो H2O है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और वाटर क्या होगा? अलग हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, अब इसको देखिए कि ये एक फ्लास्क है, बीकर है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए हैं? दो ट्यूब लिए हैं, प्रखंडी लिए हैं, और उसमें वाटर है, ठीक है। और एक में ग्रेफाइट का रॉड है और एक में जो है आपका वो कैथोड है। एक है एनोड और एक है कैथोड। एक में ग्रेफाइट का रॉड है और लेकिन दूसरे में क्या है? इसमें इसका क्या कहते हैं? पानी है, और पानी में जो है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मिक्स किया हुआ यहां पर है।
अब देखिएगा कि कैसे ये अलग होता है। ठीक है, तो एक ग्रेफाइट रॉड यहां भी है, ग्रेफाइट रॉड यहां भी है, लेकिन एक में क्या हुआ, हम लोग एनोड का काम कर रहा है और एक कैथोड का काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या करता है, यहां जगह हम स्विच देंगे तो स्विच देने के बाद क्या करता है कि इसके ऊपर में जिसमें कि ग्रेफाइट का रॉड है, ठीक है, तो वो क्या करता है, यहां देखिए इस पानी में यहां पर ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ये ऑक्सीजन नहीं, समझ गए कि नहीं। और दूसरे में देखते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन कलेक्ट होता है, समझ गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया होता है ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होने वाली ये जो है वियोजन है, समझे, ये सूर्य प्रकाश में अपने आप स्वतः होता है। हम लोग का हालांकि दिखाया गया है, एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा दिए हम। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, फिर देखिए ये क्या हुआ आपका AgCl3, सॉरी AgCl, AgCl क्या हो गया आपका, सिल्वर क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य प्रकाश में क्या करता है, वो सिल्वर अलग कर देता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। फिर आगे देखिए AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, हाँ समझे कि नहीं, तो वो क्या हुआ, सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार की हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का अभिक्रिया का जो उपयोग होता है, खासकर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो करता है उसमें इस प्रकार का अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया, जो उष्मा लेता है, ठीक है, उष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युतीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे इसका, उसके बाद हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, हम देखेंगे। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ, तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटाकर फेंक देता है। कैसे फेंकता है, देखिए यहां पर Fe है, फेरस, आयरन, लोहा है, और यहां क्या है, CuSO4 है। इसमें देखते हैं यहां पर जो ये Cu देख रहे हैं ना, ये थोड़ा कमजोर है, लेकिन ताकतवर कौन है, ये Fe। ये Fe जैसे इसके संपर्क में आएगा, इस Cu को फेंक देगा, एकदम बाहर निकाल देगा और उसका स्थान ले लेगा यहां पर। यहां देखिए ये क्या किया, FeSO4 और Cu को यहां पर अलग कर दिया। मतलब क्या हुआ, Fe, फेरस, लोहा, ये क्या हुआ, CuSO4 क्या हो गया आपका, कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट और फेरस जो है वो प्रतिक्रिया किया, तो फेरस कमजोर होता है इस कॉपर, और फेरस ताकतवर होता है, इसलिए ये क्या किया, फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। देखिए यहां दिया हुआ है आपका, फिर देखिए कहता है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई और CuSO4 के नीले विलयन के रंग क्या हुआ, FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। तो जिंक कॉपर जो होता है, जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए यहां पर क्या हुआ, जिंक जो है वो बैठ गया और कॉपर बाहर निकल गया। आगे देखिए अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है, यह है Na2SO2 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ये दोनों से क्या बन गया आपका, देखिए Na के जो है वो Ba है ना, तो SO4 जो है ये पकड़ लिया किसको, Ba को, तो BaSO4 बन गया। और Na पकड़ लिया किसको, Cl को, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड। नमक खाते हैं ना, वही है सोडियम क्लोराइड, नमक। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट के सफेद और विलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका उपचयन और अपचयन। थोड़ा सा अंतर है, उपचयन अपचयन, थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाइएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं, तुरंत क्लियर कर रहे हैं इसको भी। उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उपचयन, और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होगी उसे कहेंगे हम अपचयन। बढ़ोतरी उपचयन, कमी अपचयन, यही कहानी है और कहीं कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए।
ये कार्बन है और ऑक्सीजन है। यह क्या हो गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहां देखिए Cu है, O2 है, क्या बन गया? CO2, CuO हो गया। नहीं, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, यहां देखिए CuO है, नहीं, कॉपर ऑक्साइड, H2O से प्रतिक्रिया किया, हीट लगा, इसको गर्मी देना पड़ता है, इसको हीट देना पड़ा, तब क्या बनाया? वो कॉपर अलग हो गया और वाटर क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब हम लोग देखते हैं अपचयन, जो आपको अभी बताए हम, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। और जब किसी प्रकार में जैसे ही ऑक्सीजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, और जहां ऑक्सीजन का वृद्धि होगा वहां हाइड्रोजन का ह्रास होगा। उपचयन में क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ? वो ह्रास हुआ। लेकिन अपचयन में ऑक्सीजन ह्रास हुआ तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। CuO है, अब यहां H है, तो H में क्या हुआ? ये उपचयन हुआ, मतलब H के साथ क्या हुआ? O आ गया, H2O बन गया। लेकिन अपचयन CuO का, तो क्या हो गया? अपचयन हो गया, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब Cu बन गया, समझे कि नहीं? लेकिन H2 में क्या हुआ? ऑक्सीजन जोड़ लिया, H2O बन गया, मतलब H2 में हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। और CuO में क्या हुआ? हाइड्रोजन घट गया, तो क्या बन गया? Cu बन गया। यही तो है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, और हाइड्रोजन अपचयित होकर क्या बनाता है? जल का निर्माण करता है ना। और इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसी हम लोग क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए? जिस प्रतिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, मतलब अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है संक्षारण। जब कोई धातु को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो उस धातु के ऊपरी परत पर क्या होता है? कमजोर होता है, संक्षरित हो जाता है। लोहे के छड़ को बाहर में रख दीजिए पानी में ना, क्या होगा? कुछ साल के बाद वो देखिएगा एकदम बुरादा बन जाएगा। नहीं, फिर कहता है कि लोहे की धातुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। नहीं, फिर बोलता है कि यश लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को हम लोग बचा सकते हैं। जैसे ही हम लोग घर में ग्रिल लगाते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? अस्तर देते हैं और रंग मार देते हैं तुरंत। अगर नहीं मारिएगा तो क्या होगा? उस पर जंग लग जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। चलिए, विकृत गंधिता, वसायुक्त और तेलीय सामग्री वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है? वो उपचयित हो जाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। समझे कि नहीं? वो कौन भोजन? वसायुक्त और तेलीय सामग्री। ठीक है, आप लोग देखे हैं ना, कुरकुरे खाते हैं कि नहीं जी? खाते हो ना, चिप्स भी खाते हो ना, तो उसके अंदर उतना हवा क्यों भर देता है? इसलिए भर देता है क्योंकि उसके स्वाद में परिवर्तन ना हो, उसमें खराबी नहीं आए। समझे कि नहीं? इसलिए उसमें हवा भर देता है, वो सुरक्षित रखने के लिए। वायु के स्थान पर उसमें नाइट्रोजन भर देता है। चलिए आगे देखिए, फिर कहता है कि ये जो विकृत गंधिता हो, उसको कैसे हम रोकें? तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, या फिर एयर टाइट कंटेनर, हिंदी में कहिए वायुरोधी बर्तन, उसमें सामान को रखिए। चनाचूर रखते हैं ना घर में, इसमें भर के, ब्याम में भर के, क्यों? और पूरा टाइट कर देते हैं, हवा जाएगा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, मिहा जाएगा। गांव देहात में यही ना कहते हैं जी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वायुरोधी बर्तन में उसको हम लोग पैक करके रख देते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करिए, या फिर देखते हैं दूध वगैरह जो हम लोग घर में रखते हैं, नहीं, उसको हम लोग तुरंत फ्रिज में डाल देते हैं। बाहर में रखिए गर्मी के दिन में, 2 घंटे में दूध फट जाएगा आपका, लेकिन उसको फ्रिज में रखिए तो फिर ठीक है। तो यह हुआ आपका विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पूरा लेसन 1 क्लास में समाप्त होता है। पूरे चैप्टर में आपका जहां है सबों को सब कुछ जोड़ जाकर समाहित इसमें कर दिए हैं, आपका कहीं कुछ नहीं है। अब आती है क्वेश्चन आंसर की बारी। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर देंगे, और आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार ढंग से देखिए, इसका नोट्स बनाइए, और जब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देंगे, उसके
क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत आपके मुंह से आंसर निकलेगा। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर स्वतः आंसर नहीं होता है तब हमको आप कल बोलिएगा। ओके, थैंक यू।